नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। इन दिनों तीन सवाल हैं जो पॉलिटिकली सबसे ज़्यादा चर्चा में है। पहला ये कि डिप्टी पीएम कौन बनने जा रहा है, उस बाबत प्रधानमंत्री ने क्या निर्णय लिया है। दूसरा, योगी आदित्यनाथ की भूमिका क्या तय होगी। देखिए, वो चेहरा है 2027 में, वो एक अलग मसला है। उसके अलावा जो भविष्य की बीजेपी तैयार की जा रही है, उस बीजेपी में योगी आदित्यनाथ कहां खड़े हैं, इस पर बात होगी। और तीसरा सवाल कैबिनेट रिसफल से जुड़ा हुआ है और यहीं से बातचीत का सिलसिला शुरू करता हूं। देखिए, ये जो मोदी कैबिनेट वाला मामला है, ये 15 से 20 के बीच तमाम सारी जो औपचारिकता हैं वो पूरी हो जाएंगी और पूरा नया मंत्रिमंडल सबके सामने आ जाएगा। अब उसमें जो ये तर्क दिया जा रहा है कि साहब ये सब होगा मानसून सत्र के बाद, तो देखिए, मानसून सत्र के बाद नहीं होने वाला, वो सब होगा अभी। और उसमें जो ये कहा जा रहा है कि नहीं, वो 2/3 बहुमत वाला मसला है, तो कौन साथ है कौन नहीं है, ये भी अस्पष्ट हो जाएगा। ये साहब मोदी शाह की बीजेपी है, कौन इनके साथ है ये उनको स्पष्ट तौर पर पता है। एक बात। दूसरी बात, 2/3 बहुमत उनके पास आ चुका है, तभी वो डिलिमिटेशन बिल लाने की बात कर रहे हैं। तीसरी बात, अभी 325 सांसद बीजेपी के पास हैं, यानी गठबंधन के पास। इनको 37 और चाहिए। ठीक साहब, उस 37 में आप 22 पहले ही कम कर लीजिए। क्यों कह रहा हूं? वो इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो डीएमके वाला मसला है, डीएमके अगर बीजेपी के साथ नहीं जाएगा तो कांग्रेस के साथ भी नहीं जाएगा। तो इसलिए 22 आप सीधे सीधे घटा दीजिए। अब जब आप उसमें से 22 घटा देंगे, तब आप देखिए फिर मामला ज़्यादा टेढ़ा नहीं है, फिर 15 सांसद बचते हैं। और ये जो 15 सांसद हैं, ये कहीं से भी आ सकते हैं अपने विहिप का उल्लंघन करते हुए। कांग्रेस में भी इस समय बड़ी नाराजगी है, पंजाब में देखिए, समाजवादी पार्टी में भी कुछ भी हो सकता है। तो ये जो 15 वाला आंकड़ा है, इस 15 वाले आंकड़े के लिए बहुत संकट नहीं है। फिर शरद पवार गुट है, वो अंदर खाने मदद कर सकता है। शरद पवार की अपनी पॉलिटिक्स है। वैसे माना जा रहा है कि मामला कुछ चीज़ों पर अटका हुआ है शरद पवार वाले विषय में। पहला ये कि उनकी बेटी को जो है वो मंत्री बनाया जाए। दूसरा ये कि 2029 में भी उनको बारामती से ही चुनाव लड़ाया जाए, यानी ये जो सुनित्रा पवार है उनको बारामती ना दे दिया जाए। तीसरा, स्टेट में भी कहा जा रहा है कि उनको डिप्टी सीएम वाला चाहिए। तो इस तरह से उनके कुछ शर्तें हैं। ठीक है, तो उन शर्तों को हम अलग रखें तो भी 15 सांसद जुटाना बीजेपी के लिए कोई बहुत बड़ा, आप एक तरह से कहें कि मिशन नहीं है। वो बड़े आराम से हो जाता है। राज्यसभा में देखिए पूरा ही हो रहा है। अभी पश्चिम बंगाल में चुनाव होने जा रहा है राज्यसभा का। 3 सीटों पर वो जो टीएमसी के लोगों ने रिजाइन दिया था, तो वहाँ चुनाव होगा 24 जुलाई को। आप सोचिए, 20 जुलाई से सेशन शुरू होने वाला है और 24 जुलाई को वहाँ राज्यसभा की 3 सीटों का मतदान होगा। शाम तक नतीजा आ जाएगा। इसका मतलब बड़ा साफ है कि इसी मानसून सत्र में सब पास हो जाना है और उस पास होने से पहले मंत्रिमंडल वाला मामला भी फाइनल हो जाना है। और इस पर किस तरीके से काम चल रहा है उसका आपको एक उदाहरण देता हूँ। ये जो इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री है, वहाँ जो मंत्री महोदय हैं, उनके आप एक तरह से कहें कोटरी के कुछ अधिकारियों को बाहर का रास्ता दिखाया गया है। यह भी रिसफलिंग का ही हिस्सा है, यानी मंत्री महोदय के आसपास के जो लोग हैं उन लोगों को भी सीधे तौर पर बदला जा रहा है। तो पहले वहीं बदल दिया जाएगा, फिर मंत्री बदल दिया जाएगा। तो ये पूरा जो है वाकया चल रहा है। दूसरी चीज, अब रिसफल की बात है तो डिप्टी पीएम की बात है। देखिए, डिप्टी पीएम में 2-3 नाम चर्चा में। एक तो जो सबसे ज्यादा चल रहा है वो है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का। एक नाम और भी चला, वो है नीतीश कुमार का। नीतीश कुमार के नाम के चलने का जो बड़ा कारण रहा वो उत्तर प्रदेश का चुनाव, और उस चुनाव में जो कुर्मी बिरादरी है उसका वोट।
अगर आप पूरा गुणा भाग बिठाएंगे तो 2024 का नतीजा हो या 2022 का, 2024 लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश का जो नतीजा है मैं उसकी बात कर रहा हूं, और 2022 विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश। यहां जिस तरह से कुर्मी बिरादरी भागी है उसकी वजह से बीजेपी की हालत खराब हो गई है। 2014 में यह लामबंद थी नरेंद्र मोदी के पक्ष में। यादवों के बाद सबसे बड़ी आबादी है ओबीसी की उत्तर प्रदेश में, तकरीबन 7-7.5% के आसपास हैं ये आधा टूट गए, और 2024 में तो ज़्यादा मात्रा में टूट गए। अनुप्रिया पटेल वगैरह नहीं रोक पाई। हाँ, उनका कैंडिडेट जीतता था, लेकिन अगर भाजपा का कैंडिडेट है तो गठबंधन की वजह से जो कुर्मी बिरादरी है वोट नहीं कर रही थी। ये सब साफ है, उसमें कुछ आपको मैं नया नहीं बता रहा हूं। नया ये है कि 2027 में इस समाज को अपने साथ लाना है और उसी के लिए पंकज चौधरी को बनाया गया। लेकिन अब वो कितना इफेक्टिव होंगे ये एक अलग मसला है, पर इस समाज का अगर कोई सबसे बड़ा चेहरा है तो नीतीश कुमार है। तो इसलिए नीतीश कुमार को लेकर चर्चा सबसे ज्यादा गर्म हुई। ठीक है, दूसरा जो नाम चला केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नाम चलने में संकट ये है कि फिर सवाल उठता है कि योगी आदित्यनाथ का क्या होगा। चूंकि डिप्टी पीएम वाला मसला ये हो जाता है कि साहब ये हमारे उत्तराधिकारी होंगे, तो इससे वो वर्ग जो योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराधिकारी देख रहा है वो तो एक तरह से कहा जाए कि नाराज होगा। और इससे आप ये कहें कि जो गुटबाजी वाला मसला है वो भी हो सकता है। ये तमाम तरह की संभावनाएं हैं। अच्छा, ये जो संभावनाएं हैं इन संभावनाओं पर खूब चर्चा हुई। खैर, जो पॉलिटिकल कॉरिडोर में चर्चा है वो ये कि डिप्टी पीएम जैसी कोई बात है ही नहीं है। अब लीजिए, ये जो है, ये जो आप कहें कि हाई लेवल ब्यूरोक्रेटिक सर्किल है, वहाँ ये तमाम चीज़ें उठी, और वो उठी कहाँ से? वो उठी नीतीश जी को लेकर। तो फिर ये हुआ कि नीतीश जी बनेंगे, तो फिर ये हुआ कि जो है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बनेंगे, और इस तरह से पूरा गोल गोल घूमता रहा। लेकिन जो विस्पर है कॉरिडोर में, यानी खुसफुसाहट, वो सीधी ये है कि ये डिप्टी पीएम है ही नहीं है कहीं चर्चा में, यानी पीएम के जहन में नहीं है कि ऐसा कोई पद भी क्रिएट किया जाना चाहिए। क्योंकि अभी पीएम खुद जो है वो 2034 तक बैठे हुए हैं, वो कहीं नहीं जा रहे हैं, उनको अभी किसी उत्तराधिकारी की जरूरत नहीं है। एक दूसरी बात, पीएम किसी भी तरीके से पार्टी के भीतर कोई गुटबाजी नहीं चाहते हैं, ये दूसरी बात है। लेकिन पहली जो सबसे बड़ी चीज है वो ये कि साहब पीएम कहीं जा ही नहीं रहे हैं, तो भी उनको उत्तराधिकारी की जरूरत नहीं है, तो इसलिए ये कोई मसला ही नहीं है। और रही बात अमित शाह की, तो अमित शाह अभी भी नंबर, जो पूरा काम है आप एक तरह से कहें कि अनौपचारिक तौर से सारा काम वही कर रहे हैं, जो एक नंबर 2 वाला मसला है। अब माजरा यह है कि आखिर में योगी आदित्यनाथ के लिए क्या सोचा जा रहा है, योगी आदित्यनाथ को भविष्य की पॉलिटिक्स के लिए कैसे तैयार किया जा रहा है। क्योंकि ये बात किसी से छिपी नहीं है कि जो हिंदुत्व का एक चेहरा है, उस चेहरे में नरेंद्र मोदी के बाद अगर कोई सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है तो वो योगी आदित्यनाथ है। आप कहीं भी देखिए उनकी सभाओं की बड़ी मांग होती है। तो इस लिहाज से जो बीजेपी का भविष्य माना जा रहा है वो यही कि साहब जिस हिंदुत्व की लाइन पर बीजेपी बढ़ रही है, उस हिंदुत्व का अगर कोई पीएम के बाद चेहरा है तो वो योगी आदित्यनाथ है। तो ऐसी परिस्थिति में जब पूरी तैयारी 2027, 2029 और 2047 को लेकर चल रही है, या मैं यूं कहूं कि अगले 20 साल को लेकर चल रही है, तो उस अगले 20 साल में योगी आदित्यनाथ कहां खड़े हैं? 2027 के लिहाज से तो साहब नितिन नवीन पश्चिम बंगाल चुनाव के दरमियान भी उन्होंने कहा था कि उत्तर प्रदेश में हम चुनाव योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर लड़ेंगे। अभी जब 3-4 तारीख को वो लखनऊ गए हुए थे तो वहां भी उन्होंने इस बात का ऐलान कर दिया कि भाई मोदी योगी मॉडल है और मोदी योगी जो है वही हमारा चेहरा है।
यानी 2027 का चुनाव भी योगी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा और तीसरी बार योगी आदित्यनाथ जो है मुख्यमंत्री बनेंगे, ये उन्होंने साफ कर दिया। ये बात 2027 की हुई। लेकिन बीजेपी तो सिर्फ 27 के लिए तैयारी थोड़े कर रही, बीजेपी तो अगले 20 साल की पॉलिटिक्स के लिए तैयारी कर रही है। उस लिहाज से योगी आदित्यनाथ को कहा जा रहा है कि ये जो बीजेपी की सबसे बड़ी डिसीजन मेकिंग बॉडी है उसमें लाया जा रहा है, और वो जो लाया जा रहा है वो इसी लिहाज से लाया जा रहा है कि आगे जो है इनको गढ़ा जाएगा, इनको तैयार किया जाएगा उस लड़ाई के लिए, उस कुर्सी के लिए जो आने वाले समय में बड़ी महत्वपूर्ण होने जा रही है। यानी उसकी लड़ाई बड़ी महत्वपूर्ण होने जा रही है भाई। 129 में उसी की लड़ाई है, तो 129 और उसके बाद 34। तो अब ये देखने वाली बात रहेगी कि पार्लियामेंट्री बोर्ड का हिस्सा बनने के बाद योगी आदित्यनाथ को 2029 में भूमिका दे दी जाएगी या फिर 2034 तक उनको इंतज़ार करना होगा। लेकिन ये जो डिप्टी पीएम वाला मसला है वो आप समझिए कि वो कहीं है ही नहीं, ये बड़ा साफ हो गया है जिस तरह से पॉलिटिकल कॉरिडोर में चर्चा है, और योगी आदित्यनाथ को भविष्य के लिए तैयार करने की रूपरेखा खींची जा रही है। बाकी आप लोगों की क्या राय है ज़रूर साझा करिएगा।